गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास आपकी प्यारी सी स्माइल से स्टार्ट करते हैं। चलिए इसी बात पे मुस्कुराते मुस्कुराते ज़रा मॉक टेस्ट पेपर निकालिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ICAI की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। आशीष अप्लाइज फॉर 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच at a premium of 2.5 per share। तो हमारे शेयर्स जो इशू हुए हैं फेस वैल्यू 10 प्लस 2.5 प्रीमियम ₹12.5 पर शेयर इशू है। आशीष अप्लाइज फॉर 2000 शेयर्स बट ही वॉज अलॉटेड 1000 शेयर्स। इसका मतलब देयर वॉज अ प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो ये जो मिस्टर आशीष हैं, इन्होंने अप्लाई किया 2000 शेयर्स के लिए, लेकिन ड्यू टू प्रोरेटा इनको मिले अलॉटेड 1000 शेयर्स। इसका मतलब आशीष ने जो मनी दी होगी वो मनी दी होगी 2000 शेयर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 1000 के अकॉर्डिंग। तो जो एक्सेस मनी होगी, अगर क्वेश्चन कुछ ना भी कहे, साइलेंट भी है, तो हम क्या करेंगे, टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, एंड इफ़ द मनी इज स्टिल रिमेनिंग इट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट कॉल। देखते हैं कितनी मनी एक्स्ट्रा आ रही है। कलेक्शन हो रही है ₹3 per share on application. After having paid 3 per share on application, he did not pay the allotment money of 4.5 per share, including premium. And on his subsequent failure to pay the first call of ₹2, his shares were forfeited. तो कलेक्शन जो चल रही है, that is ₹3 application, 4.5 allotment, ₹2 first call। अभी सारा पैसा तो नहीं आया है, फाइनल कॉल भी होगी ₹3 की, ठीक है, लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई नहीं। फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स को फोरफीट कर लिया, और ये जो अलॉटमेंट है 4.5, इसमें क्योंकि 2.5 का प्रीमियम है, तो वी कैन से ₹2 टूवर्ड्स फेस वैल्यू, 2.5 टूवर्ड्स प्रीमियम। तो आशीष ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है, उसके बाद उसने कोई पैसा नहीं दिया है, और हमने शेयर्स को फोरफीट कर लिया है। सब्सिक्वेंटली शेयर्स को रीइशू किया गया है एट ₹8, and at the time of reissue final call money amount of all other shareholders were duly called up। इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, because you are required to pass journal entries just to record forfeiture and reissue। तो हमने फाइनल कॉल मंगवाई, हमें सब ने दे भी दी, इसकी हमें अकाउंटिंग नहीं करनी है, हमें अकाउंटिंग सिर्फ करनी है फोरफीचर और रीइशू की। नाउ लेट अस सी मनी रिसीव्ड फ्रॉम आशीष। मनी रिसीव्ड फ्रॉम आशीष, कितना अमाउंट, 6000। यस, 2000 शेयर्स पर आशीष ने हमें दिए ₹3, 6000 रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम आशीष। लेकिन हमें एप्लीकेशन मनी कितनी चाहिए थी, उसके अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से हमें एप्लीकेशन मनी लेना कितना चाहिए था, जस्ट 3000, क्योंकि हमने उसे 1000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। तो मनी जो लेनी चाहिए थी 1000 शेयर्स पे ₹3, इसका मतलब 3000 इज़ excess money।
अब इस एक्सेस मनी को हम एडजस्ट करेंगे टूवर्ड्स अलॉटमेंट। सबसे पहले देखें अलॉटमेंट पे पैसा कितना चाहिए था हमें। मनी रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट इज़ 4.5 पर शेयर और आशीष के पास है 1000, तो हमें आशीष से लेने थे 4500। क्योंकि इसमें फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों हैं, ज़रा अलग अलग देखते हैं। 4500 में से फेस वैल्यू के लिए कितना लेना था और प्रीमियम की कलेक्शन क्या है, तो वी कैन से फेस वैल्यू कलेक्शन है 2000 एंड प्रीमियम इज़ 2500। मैम आप इसको अलग अलग क्यों कर रहे हो? इसको अलग अलग इसलिए करना पड़ रहा है, एक्सेस मनी है 3000, अलॉटमेंट पे टोटल चाहिए 4500, जिसमें अलॉटमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेस वैल्यू एंड प्रीमियम। तो वी हैव टू डिसाइड पहले एडजस्टमेंट फेस वैल्यू की तरफ होगा या पहले एडजस्टमेंट प्रीमियम की तरफ होगा। बात समझ रहे हो? इसको अलग अलग क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना दो हिस्से हैं, एक फेस वैल्यू है और एक प्रीमियम है, और पैसा आपके पास कम है। अभी तक किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था, अब ये पहली बार हुआ है कि पैसा कम है, तो सोचना पड़ेगा कहाँ एडजस्टमेंट होगी। तो सिस्टम क्या होता है, ऑलवेज एडजस्ट एक्सेस मनी फर्स्ट टूवर्ड्स फेस वैल्यू एंड देन टूवर्ड्स प्रीमियम। पहले हमेशा बेसिक मनी आएगी, उसके बाद प्रीमियम आएगा। जब ये दोनों पे एडजस्टमेंट हो जाएगा तब आप जाओगे टूवर्ड्स फर्स्ट कॉल। इसका मतलब ये जो 3000 एक्सेस हैं ये एडजस्ट कैसे होगा, फेस वैल्यू पर 2000 पूरा और प्रीमियम 2500, इसमें 1000 एडजस्ट हो गया, मतलब प्रीमियम नॉट रिसीव्ड 1500। तो इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर पैसा कम है और फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों कलेक्शन होनी है, तो पहले फेस वैल्यू पे जाएगा और बैलेंस जो है वो प्रीमियम पे जाएगा। अब जब हमने बैलेंस प्रीमियम पे डाला तो हुआ ये कि 2500 के प्रीमियम में से 1000 प्रीमियम आ गया, 1500 प्रीमियम नहीं आया। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर क्या होता है, प्रीमियम अगर मिल जाए तो भूल जाओ, प्रीमियम अगर नहीं मिला तो रिवर्स करो, यही करना है। प्रीमियम मिल जाए तो भूल जाओ, नहीं मिला तो रिवर्स करो। अब ये जो क्वेश्चन आईसीआई ने बनाया तो इसमें क्या होगा, इसमें कमाल होगा। 1000 रुपये भूल जाओ, 1500 रुपये रिवर्स करो। तो ना तो प्रीमियम पूरा भूल सकते ना पूरा रिवर्स कर सकते। 1000 रुपये प्रीमियम मिला उसको भूलना होगा और 1500 प्रीमियम नहीं मिला उसको हमें रिवर्स करना होगा। अब बनाते हैं शेयर फॉरफीचर की एंट्री। ये सब तो पेपर में कुछ नहीं लिखना, ये तो सारा हमारा एनालिसिस है। आंसर स्टार्ट होगा जर्नल एंट्री के साथ। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो 7000। यस, कॉल्ड अप कितने रुपए हैं, 7 रुपये हैं। देखो 3 रुपये तो हमने मंगवाए नहीं अभी तक, तो 7 रुपये कॉल्ड अप हैं, प्रीमियम यहाँ पे नहीं लेना है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब कि 7 रुपये, 7 रुपये 1000 शेयर्स पे, यानी कि 7000।
सारी अकाउंटिंग 1000 शेयर्स के साथ होगी, अप्लाइड शेयर्स के साथ। देखो ये जो ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ ये सिर्फ आपके लिए लिख रही हूँ, पेपर में ऐसे नहीं लिखना है। ब्रैकेट में कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, वो सारा आप नरेशन में लिखोगे। ये सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं। शेयर कैपिटल आ गया 7000। अब क्या प्रीमियम डेबिट होना है? यस, उस हिस्से के साथ जो हिस्सा हमें नहीं मिला है। अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो आप उसको डेबिट करके कैंसिल करोगे, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट। किस अमाउंट से? 1500 से, जो प्रीमियम आपको नहीं मिला। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट 1500। तो शेयर कैपिटल 7000, प्रीमियम डेबिट 1500 टू शेयर फोरफीचर। शेयर फोरफीचर में अमाउंट वो आएगा जो हमें मिल गया है, ठीक है, लेकिन प्रीमियम हमें भूलना है। तो शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट आएगा? जो अमाउंट मिल गया है वो आएगा, लेकिन जो प्रीमियम मिल गया है वो भूल जाओ। यस, -1000, यानी कि 5000। अब ये शेयर फोरफीचर का अमाउंट कैसे निकालोगे? शेयर फोरफीचर का मतलब होता है मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड तो ये रही 6000, लेकिन क्या इस 6000 में आपने कुछ प्रीमियम भी लिया है? हाँ, इस 6000 में से 1000 रुपये प्रीमियम पे डाले आपने, और प्रीमियम अगर मिल गया तो भूल जाओ। तो शेयर फोरफीचर 6000 नहीं, कितना आएगा? 5000। मनी रिसीव्ड माइनस प्रीमियम रिसीव्ड। प्रीमियम मिलते ही भूल जाना है, भूल जाना है, मतलब पैसा कितना मिला? 5000। तो शेयर फोरफीचर 5000 टू कॉल्स इन एरियर्स तभी डालोगे अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो आप रिस्पेक्टिव कॉल्स का नाम लिखोगे। यहाँ कॉल्स इन एरियर्स की कोई बात नहीं है, तो हम कॉल्स का नाम लिखेंगे। कहाँ कहाँ पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट पे नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अभी आते हैं इस डाउट पे। कहाँ कहाँ पैसा नहीं मिला? शेयर अलॉटमेंट पे नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला। शेयर अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? 1500। कितना मिलना था? 4500। उसमें से 3500 एडजस्टेड है, तो कितना नहीं मिला आपको? 1500 नहीं मिला, 3 एडजस्टेड है, तो टू शेयर अलॉटमेंट 1500। क्लियर हो गया अब आपका डाउट, है ना? जो नहीं मिला है वो आएगा, तो 1500 नहीं मिला। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे तो कुछ भी नहीं मिला, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल, 1000 शेयर, तो कितना? 2000। सब डाल के अब देखो एंट्री टैली हो गई, तो इसका मतलब हमारी जर्नल एंट्री एकदम करेक्ट है। तो ये हमारी एंट्री बन रही है। देखो यहाँ तक किसी को डाउट? जिसको एकदम क्लियर है वो स्माइल करके बता दें कि हाँ, हमें तो एंट्री समझ में आ गई है। वेरी गुड। यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है आपको? अगर पैसा कम है, नेक्स्ट कॉल पे फेस वैल्यू प्रीमियम दोनों है, सबसे पहले एडजस्टमेंट कहाँ पर होना है? टूवर्ड्स फेस वैल्यू। सबसे पहले फेस वैल्यू, बचे हुए हिस्से को लेके जाएंगे प्रीमियम पे। और अगर प्रीमियम के साथ ऐसा हो गया कि आज कुछ मिल गया, कुछ नहीं मिला, तो इस एंट्री को बड़े ध्यान से बनाना है। जो मिल गया उस हिस्से को भूल जाना है, और जो नहीं मिला है उससे अकाउंटिंग आपको करनी है। सबसे मुश्किल तो यही एंट्री थी। उसके बाद शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं एट 8 रुपीज़ पर शेयर। अब क्वेश्चन ये है
कि हम 7 का 8 पे माने 1 रुपये प्रीमियम, या फिर 10 का 8 पे माने 2 रुपये का डिस्काउंट। हमेशा हमेशा मैं क्या कहती हूँ, कॉन्सेप्ट पे चले जाओ, कभी डाउट नहीं होगा। आप मुझे बताओ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रीमियम? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रीमियम? किस अमाउंट को प्रीमियम कहते हैं? यस, मनी कलेक्टेड अबव फेस वैल्यू। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। प्रीमियम का मतलब क्या है? फेस वैल्यू के ऊपर। क्या कहीं आपने पढ़ा कॉल्ड अप के ऊपर इस प्रीमियम? ना। तो प्रीमियम सिर्फ कब हो सकता है? जब ये 10 रुपये के ऊपर जाएगा, फेस वैल्यू के ऊपर। हमेशा कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू के ऊपर जाना चाहिए। फेस वैल्यू के ऊपर तो नहीं है तो ये तो बात बनेगी ही नहीं। इसका मतलब शेयर इज़ रीइश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज़। 10 रुपये का शेयर रीइश्यू हो रहा है 8 रुपये पर, और ये जो डिस्काउंट है ये कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। अब बना लेते हैं एंट्री। अब इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स पर 8 रुपीज़। शेयर फॉर फीचर डेबिट 1000 shares पे 2 rupees and 2 share capital face value। और लास्ट जो एंट्री बनानी है शेयर फॉर फीचर टू CR कैपिटल रिजर्व, वो तो यहाँ पे बहुत इजी हो गई है क्योंकि सारे के सारे शेयर्स रीइश्यूड हैं। भला हो ICAI का कि सारे शेयर्स रीइश्यू करा दिए, तो बहुत इजी बन गया। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, यस, बैलेंसिंग फिगर 3000। आपने शेयर फॉर फीचर क्रेडिट किया 5 से, क्रेडिट हुआ है 5 से, डेबिट हुआ है 2 से, तो नेट अब डेबिट होगा 3 से। तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 3000। अगर सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं होते तो क्या करते? यस, देन यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व पर शेयर, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। ठीक है, तो जैसे आप इसमें लिखो इस जर्नल एंट्री के बाद नेक्स्ट लाइन, प्रिज्यूम ओनली 700 शेयर्स, 1000 में से सिर्फ 700, ओनली 700 शेयर्स आर रीइश्यूड at ₹8. Calculate the amount of capital reserve. इस क्वेश्चन को और मुश्किल बनाएं तो ये हो सकता है कुछ ही शेयर्स रीइश्यूड। चलो मिलके निकालते हैं हम। हमें इस केस में चाहिए कैपिटल रिजर्व पर शेयर। कैपिटल रिजर्व पर शेयर कैसे निकालोगे? मनी रिसीव्ड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट से जो हम लेकर के आ रहे हैं, कंपनीज एक्ट ने कहा था अगर शेयर इशू होते हैं, ओरिजिनल इशू पर जितने पैसे मिले थे सारे के सारे कहाँ जाएंगे? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो कंपनीज ने कहा था लेकिन अगर हमारा रीइश्यू पे डिस्काउंट होगा
तो हम उसे एडजस्ट करेंगे। कंपनीज एक्ट सेड अग्रीड। आपको ओरिजिनल री इशू पे जितना भी पैसा मिला हुआ है ओरिजिनल इशू पर, उसमें से री इशू पे कोई डिस्काउंट होता है तो आप एडजस्ट कर दो, बैलेंस को ले जाओ सीआर के अंदर। अब हम यहाँ पे देखें मनी रिसीव्ड पर शेयर। पहले बताओ टोटल मनी रिसीव्ड 6,000 के 5,000, 5,000, 5,000। कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हो, प्रीमियम को भूल जाना है। अगर हमें टोटल मिले हैं 5,000 रुपये और मुझे कैलकुलेट करना है पर शेयर, तो मैं कह सकती हूँ 5 रुपये। 5,000 रुपये टोटल मिले, रुपये 5,000, कितने शेयर? 1,000 शेयर। तो मनी रिसीव्ड पर शेयर 5 रुपये, माइनस करना है डिस्काउंट पर शेयर। डिस्काउंट पर शेयर 2 रुपये, तो कैपिटल रिजर्व पर शेयर 3 रुपये। 3 रुपये का आ गया है कैपिटल रिजर्व पर शेयर। अब अगर आपने 700 शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर का सीआर 3 रुपये है तो 700 शेयर्स का 2100 रुपये। तो आपकी एंट्री बन गई शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 2100। बोलो क्वेश्चन क्लियर? किसी को कोई डाउट? पक्की बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। परफेक्ट लिमिटेड इशूज 3,12% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each at 9.4 on 1st January। 10 रुपये का डिबेंचर 9 रुपये 40 पैसे पे इशू कर रहे हैं। इसका मतलब डिस्काउंट है पर डिबेंचर 60 पैसा। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years from the date of issue. Calculate the amount of discount to be written off in each of the 5 years. Total discount पहले चेक कर लेते हैं कितना है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, एक डिबेंचर्स पे 60 पैसे, तो हमने इशू किए हैं 3 लाख डिबेंचर्स। 1,80, 1,80,000 का टोटल डिस्काउंट। अब कह रहे हैं क्या इसे सारा इकट्ठे P&L में डेबिट करोगे? हमने कहा नहीं। वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि हर साल डिस्काउंट कितना लेके जाओगे। तो क्योंकि डिबेंचर्स 5 साल के बाद रिडीम हो रहे हैं, इस डिस्काउंट को भी 5 सालों में डिवाइड करके P&L में डालेंगे। तो 5 सालों का टोटल 180, तो हर साल का 36,000। तो डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। $1,80,000 upon 5, 36,000। अगर हाँ, वो भी अब करवा देती हूँ मैं आपको। इसमें एक दूसरा केस भी था, हमने पढ़ा था कि अगर डिबेंचर्स धीरे धीरे करके रिडीम हो रहे हैं तो डिस्काउंट कैसे राइट ऑफ करोगे। लो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। इसके आगे आप लिखो प्रिज्यूम 1/5 debentures are redeemed every year। अभी क्या था कि हम सारे डिबेंचर्स रिडीम करेंगे 5 सालों के बाद। 5 सालों में कोई रिडेम्पशन नहीं, 5 years के बाद हम डिबेंचर्स रिडीम करेंगे। तो जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करते हो तो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना पड़ता है। तो अगर कंपनी को लगता है कि इकट्ठे रिडीम करेंगे तो बहुत फाइनेंशियल बर्डन होगा, बेटर क्या है थोड़ा थोड़ा करके हर साल रिडीम कर देते हैं। तो कंपनी ने डिसाइड किया है हर साल हम 1/5 रेशो में डिबेंचर्स जो है वो रिडीम कर देंगे।
तो देखो टोटल डिबेंचर्स हमारे पास हैं 3 लाख। अगर 1/5 रिडीम करेंगे तो पहले साल के एंड में कितना रिडीम करेंगे? 60,000। तो हमने यहाँ पे लिया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। डिबेंचर्स फर्स्ट ईयर के एंड में रिडीम होंगे, तो हमने कहा पूरे पहले साल हमारे पास डिबेंचर्स कितने रहे? 3 लाख। रिडेम्पशन कब हुआ है? लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो पहले साल डिबेंचर्स रहे 3 लाख, फिर लास्ट डे रिडीम हो गए, तो दूसरे साल डिबेंचर्स रहे 2,40,000। कितने कितने डिबेंचर्स हमारे पास बचे हैं? पहले पूरे साल 3 लाख रहे, लास्ट डे 60,000 हमने रिडीम कर दिया। तो अगले साल डिबेंचर्स पूरे साल 240 रहे, लास्ट डे हमने फिर रिडीम कर दिए, कितने? 60,000। तो कितने डिबेंचर्स बच गए हमारे पास? 180। ये जो 1/5 है ये 3 लाख का हो गया ना, 1/5 ऑफ 3 लाख, मतलब एवरी ईयर हम 60,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं। फोर्थ ईयर डिबेंचर्स कितने रहे? 120। फिफ्थ ईयर कितने रहे? 60,000। तो सिक्स्थ ईयर कितने रहे? नील। तो इसलिए हमारा टेबल 5वें साल तक ही बनेगा। अब अगर हमारे पास डिबेंचर्स अलग अलग रेशो में हैं, तो क्या हम डिस्काउंट को इक्वली राइट ऑफ करें, या बेटर है पहले साल सबसे ज़्यादा राइट ऑफ करो और आखिरी साल सबसे कम? क्योंकि पहले साल सबसे ज़्यादा डिबेंचर्स हैं, आखिरी साल सबसे कम है, तो वही हमारा डेप्रिसिएशन का सम ऑफ ईयर्स डिजिट याद है, वो रिवर्स रेशो, बस वही है। यहाँ पे रेशो निकाल लेते हैं, 6:5:5:4:3:2:1। इस रेशो में डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देते हैं। तो हमारी रेशो आ गई 5:4:3:2:1, रिवर्स रेशो। तो डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 180, 1,80,000 के डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है ना हमें। तो 180 अपॉन में 15 इंटू में 5, फिर 180 अपॉन में 15 इंटू में 4, 3, 2, 1। पहले साल 60,000, देन 48, then 36, then 24 and 12. तो पहले हमने चेक कर लिया डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, और उस रेशो में हमने डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया। 2 ही केसेस हो सकते हैं, तीसरा कोई केस नहीं है। या तो डिबेंचर्स इकट्ठे रिडीम होंगे, या फिर धीरे धीरे करके हर साल इनको रिडीम करेंगे। क्लियर क्वेश्चन? अब देखो लास्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। बोलो क्या है ऑब्जेक्टिव ट्रायल बैलेंस बनाने का? Yes, to check the arithmetical accuracy in the books of accounts। लेकिन क्या ट्रायल बैलेंस बनाने से सारी एरर सामने आ जाती हैं? इस बात को आप मेंशन करेंगे। ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं arithmetical accuracy के लिए, लेकिन टैलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस is not a conclusive proof that there are no errors in books of accounts। ऐसा नहीं है। कौन सा एरर है जो सामने नहीं आएगा? यस, एक तो कॉम्पनसेटिंग और कमीशन सामने आएगा। ओमिशन में कौन सा ओमिशन? कंप्लीट ओमिशन पता नहीं चलेगा, कॉम्पनसेटिंग एरर पता नहीं चलेगा,
कंप्लीट ओमिशन पता नहीं चलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट एरर ऑफ प्रिंसिपल पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल में डेबिट तो डेबिट ही हो रहा है, क्रेडिट क्रेडिट ही हो रहा है। आप सिर्फ क्या गलती कर रहे हो, कैपिटल को रेवेन्यू दिखा रहे हो। आप सोचो अगर मशीनरी को परचेज में डाल दिया, परचेज ऑफ मशीनरी शोन इन परचेज अकाउंट, क्या इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि डेबिट करना था डेबिट हुआ है, अमाउंट भी सही है, तो ये तीनों चीज़ें सामने नहीं आएंगी। दूसरा आपको ऑप्शन में चॉइस जो है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। देखो रूल्स ऑफ पोस्टिंग, ये मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था। सेपरेट अकाउंट इज ओपनड इन लेजर, लेजर में कितने अकाउंट्स खुलेंगे? जितने हमारी जर्नल एंट्रीज में होंगे। उसके बाद ये कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़ा था इट इज़ प्रैक्टिस टू यूज़ वर्ड्स टू एंड बाय। जो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम टू और बाय लिखना है, येस डेफिनेटली लिखना है टू एंड बाय। और उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन थी, कंसर्न्ड अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल इज ऑल्सो डेबिटेड इन लेजर बट रेफरेंस इज मेड ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रेडिट अकाउंट। चलो मशीन की बात करते हैं, एसेट परचेज्ड, मशीनरी टू बैंक, मशीनरी टू बैंक। इसकी पोस्टिंग मशीनरी अकाउंट में जाके कैसे करोगे? मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखोगे, क्या लिखोगे? टू बैंक, ठीक है। आपने जर्नल में मशीनरी को डेबिट किया और लेजर में भी क्या किया? डेबिट। लेकिन क्या आपने मशीनरी डेबिट टू मशीनरी लिखा? नहीं, आपने लिखा मशीनरी टू बैंक। तो आपने किया तो डेबिट, लेकिन आपने रेफरेंस किसका दिया? क्रेडिट वाले अकाउंट का। तो ये इस लाइन का मतलब है, और इस लाइन को मैंने तब भी कहा था ध्यान रखना है, फिर से कह रही हूँ ध्यान रखना है, ट्रू फॉल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसर्न्ड अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल शुड ऑल्सो बी डेबिटेड इन लेजर बट रेफरेंस इज ऑलवेज ऑफ रिस्पेक्टिव क्रेडिट अकाउंट। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका ए पार्ट हमारा रह गया था, ये कर लेते हैं। प्लांटिंग एंड एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म विथ पार्टनर्स सीड प्लांट एंड फ्लावर, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 10:6:4। बैलेंस शीट इज एज अंडर। तो हमारे पास एक बैलेंस शीट है। It was mutually agreed that plant will retire and in his place leaf will be admitted. तो simultaneous retirement and admission है, ठीक है। इसमें हमने सीखा था कि ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। गुडविल हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वही हम चेक कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। तो साइमल्टेनियस के केस में सिर्फ इतना ही होना है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। गुडविल वैल्यूएशन एट 3 लाख एंड द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट। इसका मतलब ट्रांसफ़र थ्रू सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। गुडविल के बाद बिल्डिंग एंड मशीनरी to be depreciated by 5%, 20%, investment to be taken over by retiring partner, provision is to be made, and in reconstituted firm, total capital will be 6 lakh contributed by seed, flower and leaf in their new PSR. Surplus fund to be used for repaying overdraft and amount due to retiring partner transfer to his loan account. देखें बनाना क्या है हमें, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं हम बैलेंस शीट से। सबसे पहले कैपिटल्स, ये जाएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट में, इसको पोस्ट कर देते हैं। $240, $60 and
90। पार्टनर्स बैलेंसेस के बाद हमारे पास है रिज़र्व्स। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमारी 10:6:4 यानी कि 5:3:2। उसमें रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। $60,000 के रिज़र्व हैं, 5:3:2, 30, 18 and 12। रिज़र्व के बाद लॉन्ग टर्म डेट, बैंक ओडी, ट्रेड पेएबल, कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फर्दर कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं है, छोड़ दिया इसे। देन लैंड के बाद बिल्डिंग एंड मशीनरी, दोनों में डेप्रीसिएशन है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर। बिल्डिंग एंड मशीनरी, %5 and 20%। $30,000 and $78,000। उसके बाद फर्नीचर, नो चेंज, इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर अगर हमारा इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जाने वाला पार्टनर है प्लांट, तो प्लांट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो प्लांट के अकाउंट में जाके टू इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट 45 पर। और हम बैलेंस शीट चेक करें, इन्वेस्टमेंट गिवन है 36 पर। 36 की इन्वेस्टमेंट 45 पे वो ले जा रहा है, इसका मतलब 9,000 का प्रॉफिट है, टू बी शोन इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इजी चल रहा है। उसके बाद इन्वेंट्रीज़ नो चेंज। ट्रेड रिसीवेबल 20% का प्रोविज़न क्रिएट करेंगे डेटर्स पर, तो 417 20%, 83,400 प्रोविज़न रीवैल्यू में डालेंगे इसे। प्रोविज़न का रेट आ रहा है 20% लगाएंगे हम 4,17,000 पर। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल। तो गुडविल के लिए कंपेयर करते हैं ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन शो करेंगे। हमारे पार्टनर्स हैं सीड, प्लांट, ओल्ड रेशो हमें फर्स्ट लाइन में गिवन है 5:3:2, सीड, प्लांट एंड फ्लावर। न्यू रेशो की बात करें, हमें गिवन है पॉइंट नंबर 3 में सीड, फ्लावर एंड लीफ 2:2:1। तो अब चेक कर लेते हैं हम गेन सारे पार्टनर्स का। तो सीड के केस में -1/10,
तो सीड का पुराना रेशो जो है वो 5/10 है और न्यू रेशो जो है वो 2/5 है। मतलब सीड का पुराना रेशो ज़्यादा आ रहा है तो सीड ने जो है सैक्रिफाइस किया। देन प्लांट तो जाने वाला पार्टनर है, वो लेकर ही जाएगा गुडविल। देन फ्लावर गेन कर रहा है 2/10 और लीफ आने वाला है 2/5, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं 4/10। तो देखो फ्लावर गेन कर रहा है और लीफ आने वाला पार्टनर है, वो तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट ही करेगा। और सीड सैक्रिफाइस कर रहा है और प्लांट की हो रही है रिटायरमेंट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन गई? फ्लावर डेबिट, लीफ डेबिट, 2 सीड 2 प्लांट। रेशो जो हमने अभी निकाला, सीड 1/10, प्लांट 3/10, फ्लावर 2/10 और लीफ आपका 4/10। अच्छा, लीफ का रेशो यहाँ पे 1/5 है, इसको हमने किया 2/2, तो ये 2/10। तो फ्लावर 2/10, लीफ 2/10, सीड 1/10, प्लांट 3/10। अब फर्म की टोटल गुडविल हमें गिवन है 3 लाख। तो 3 लाख में 2/10, फ्लावर का शेयर 60, लीफ का शेयर 2/10 60, सीड का शेयर 1/10 30 और प्लांट का शेयर 3/10 90। तो हमारी एंट्री बन रही है फ्लावर, लीफ, 2 सीड 2 प्लांट। कॉम्पोजिट जर्नल एंट्री है तो इसको पोस्ट करेंगे फ्लावर के अकाउंट में, तो क्या लिख देंगे हम? 2 सीड एंड प्लांट। तो फ्लावर और लीफ दोनों की डेबिट साइड पे इसको पोस्ट करते हैं। तो हमने डेबिट साइड पे लिखा 2 सीड एंड प्लांट। फ्लावर 60 एंड लीफ 60। उसके बाद सीड 30 और प्लांट 90। दोनों की क्रेडिट साइड पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय फ्लावर एंड लीफ। तो ये हमारी अकाउंटिंग हो गई है गुडविल की विद द हेल्प ऑफ गेनिंग रेशोज़। तो अगर साइमल्टेनियस रिटायरमेंट और एडमिशन है तो कोई डिफरेंस नहीं है, हम रेशो निकालेंगे और उसमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गुडविल डन। उसके बाद बिल्डिंग मशीन इन्वेस्टमेंट प्रोविज़न, ये सारा रीवैल्यूएशन हमने कर दिया है। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म टोटल कैपिटल विल बी 6 लाख, कॉन्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1। तो जब टोटल कैपिटल गिवन होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस CD। इस बार बैलेंसिंग फिगर नहीं है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हमारा बैलेंस CD है 6 लाख, 2:2:1। तो 240, प्लांट तो चला गया, फ्लावर का 240, लीफ का 120। ठीक है, क्वेश्चन की समाप्ति। क्वेश्चन ने कहा बैंक होगा तो उससे भी बैंक OD हम एडजस्ट कर देंगे। और अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम ओल्ड पार्टनर सीड प्लांट फ्लावर 5:3:2 में।
इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, रेशो शॉर्टकट का यूज़ करते रहेंगे कैलसी पर, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जल्दी से हो जाए। सीड 91,200, प्लांट 54,720 एंड फ्लावर। तो देखिए चेक कर लीजिए रीवैल्यूएशन का लॉस। इस लॉस को पोस्ट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब कुछ पोस्ट हो गया है। अब हम चेक करते हैं बैलेंसिंग फिगर, जहाँ से भी आ रही होगी बाय कैश या फिर टू कैश। तो देखिए आराम से चेक करें और देखिए बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है। हाँ जी, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी आ गई है बाय बैंक, बाय बैंक सीड के केस में 31,200, प्लांट के केस में ट्रांसफ़र टू लोन, फ्लावर के केस में 234,480 और लीफ के केस में 180। और प्लांट के केस में लोन होगा तो 2 प्लांट्स लोन अकाउंट, प्लांट का लोन अकाउंट 68,280। तो प्लांट के लोन को तो बैलेंस शीट में ले जाएंगे हम, फ़िलहाल अभी हमें बनानी नहीं है। बाय बैंक बैंक अकाउंट में कॉन्ट्रा पोस्टिंग कर देते हैं। टू सीड फ्लावर एंड लीफ। स्टार्टिंग में हमें बैंक ओडी दिया हुआ था, वो भी ले आते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 132। तो बैंक से आदान प्रदान सारा हो चुका है, बैंक को भी अब लास्ट में क्लोज कर देते हैं। चेक कर लेते हैं बैलेंस कैरेट डाउन। $313,680। लीजिए क्वेश्चन हमारा समाप्त है। एक बार चेक कर लें, कहीं कोई डाउट हो तो आप बताएं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो इसी के साथ हमारा एमटीपी भी जो है वो फिनिश हो जाता है। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर हैं। तो चलिए क्लास समाप्त हुई। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।